ओके सो इस वीडियो में हम बात करेंगे होबार्ट हरिकेन्स एंड पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच में जो बीबीएल का नेक्स्ट मैच खेले जाने वाला है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस पर्टिकुलर मैच को लेके, हेड टू हेड स्टैट्स, ग्राउंड स्टैट्स से लेके बहुत कुछ हम डिस्कशन करने वाले हैं। प्लेयर वाइज एनालिसिस भी हम करेंगे, कौन से प्लेयर्स को हमें स्मॉल लीग में लेना है और क्यों लेना है, और कौन से प्लेयर्स को हमें ग्रैंड लीग में लेना है और क्यों लेना है, और ग्रैंड लीग का टीम हमारा कैसा होना चाहिए, कब, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो आखिर तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हो ना, बिना स्किप किए हुए, तो आपके पास इतना नॉलेज रहेगा, इतना नॉलेज रहेगा, तो आप टॉस के बाद किसी यूट्यूबर, किसी एक्सपर्ट की टीम के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, या फिर मेरे खुद की टीम के लिए भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आप खुद से भी अपना टीम बना सकते हो और जीत सकते हो। ठीक है, तो वीडियो आखिर तक देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे अगर आप बाई चांस नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं रोज़ाना लाते रहूँगा ड्रीम 11 के टीम्स को लेके। एंड इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखने के बाद थोड़ा सा भी पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाना, या फिर कमेंट में कुछ बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैच का एनालिसिस। तो वेन्यू है पर्थ स्टेडियम, पर्थ। मैच का टाइम है 1:45 PM IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एवरेज स्कोर ऑन दिस ग्राउंड है 175। एवरेज स्कोर ऑन दिस ग्राउंड 175 का मतलब क्या है? अगर टॉस जीत के जो भी टीम बैटिंग करेंगे वो अगर 170 या 175 या 180 प्लस बना देते हैं तो गारंटीड है, लगभग आप कह सकते हो कि वही मैच को जीतने वाले हैं। 80% कन्फर्म्ड है। अब ऐसे फैंटेसी में अब आ चुका है सेकेंड इनिंग्स का। तो जो भी भाई बंधु सेकेंड इनिंग्स में फैंटेसी खेलते हैं तो फर्स्ट इनिंग्स के जो बॉलर्स हैं उनको ज़्यादा फेवर कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि सेकेंड इनिंग्स में जो भी टीम चेस करने आएंगी वो ऑल आउट हो जाएंगी, या फिर उनका ज़्यादा विकेट गिर जाएगा, वो चेस नहीं कर पाएंगी। तो इसमें फ़ायदा किसका होगा? इसमें फ़ायदा होगा जो फर्स्ट इनिंग्स में जो फर्स्ट इनिंग्स के टीम का जो बॉलर्स हैं उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एवरेज स्कोर है 172 टू 175। तो अगर हम नीचे चलेंगे तो स्क्वाड में हम चेंजेस देखेंगे। अब ये बहुत बड़ा चेंजेस है पर्थ के नज़रिए से, क्योंकि इन फॉर्म कॉलिन मुनरो जो है वो आउट हो चुके हैं इस पर्टिकुलर मैच के लिए, और जो क्लार्क जो शुरू के कुछ मैचेस खेले थे तो वो फिर से आ चुके हैं टीम में। ठीक है, और कल का मैच खेलने वाले हैं। याद रखना, कॉलिन मुनरो वो बंदा है जो लास्ट 3 मैच जो पर्थ के ग्राउंड पे हुआ था, तो पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए वो 50 प्लस करते हुए आ रहे थे तीनों के तीनों मैच में। तो वो हैट्रिक कर चुके हैं ऑलरेडी, वो बंदा बाहर है। तो इस पर्टिकुलर जो चेंज हुआ है इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पर्थ स्कॉर्चर्स के ऊपर पड़ने वाला है। अब देखना पड़ेगा कि वो कैसे मैनेज करते हैं इसको। ठीक है, बाकी होबार्ट का जो स्क्वाड है वो अब तक अनाउंस उन्होंने नहीं किया है कुछ भी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेम ही स्क्वाड है और सेम ही प्लेइंग 11 होने वाला है। हालांकि लास्ट मैच में राइली मेरेडिथ जो उनका मेन बॉलर है वो नहीं खेले थे, तो इस मैच में अगर स्क्वाड में वो आते हैं तो चांसेस ज़्यादा होगा वो खेलें। तो अभी तक उन्होंने स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2:30 बजे है लगभग रात को, तो आप समझ सकते हो। तो हाँ, अगर होबार्ट का कुछ भी स्क्वाड अनाउंस होता है सुबह ना, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा, और उसका स्क्रीनशॉट जो है वो भी मैं भेज दूंगा। ठीक है, स्क्वाड का। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, अगर जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। और हाँ, उसी टेलीग्राम चैनल पे मैं टॉस के बाद इस मैच का जो मेरा फाइनल टीम होगा, नॉट नेसेसरी कि आपको उसको कॉपी करना है, आप खुद से भी बना सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप देखते जाओ सिर्फ। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल टीम है बता रहा हूँ सिर्फ उस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको दे दूँगा। आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो या उससे कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? नेक्स्ट हम देखेंगे हेड टू हेड्स इन लास्ट 5 मैचेस। तो लास्ट 5 मैचेस जो इन दोनों टीम्स के बीच में हुआ है, तो किनका पलड़ा ज़्यादा भारी रहा है? तो अगर आप देखोगे ना अच्छे से, तो होबार्ट हरिकेन्स 4 बार जीती हैं और पर्थ स्कॉर्चर्स सिर्फ 1 बार। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि होबार्ट हरिकेन्स का पलड़ा जब भी इन दोनों टीम्स के बीच में मैच होता है, चाहे पर्थ पे हो और चाहे होबार्ट के ग्राउंड में हो या फिर कहीं और हो, होबार्ट का पलड़ा ज़्यादा टाइम भारी रहता है। और एक बात मैं आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा, जो ये 4 बार होबार्ट जीती है ना, उनमें से 3 बार इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे, मतलब पर्थ के होम ग्राउंड पे ही आके पर्थ को हराए हैं। तो कल का मैच जहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे ही
पर्थ स्कॉर्चर्स को होबार्ट हरिकेन्स ने 3 बार हरा चुके हैं 2018, 2019 एंड 2020 में, तो ये बात ध्यान रखना। एंड पर्थ स्कॉर्चर्स जो एक बार जीते हैं वो होबार्ट के होम ग्राउंड पे जाके जीते थे, तो इनका दूसरे के होम ग्राउंड पे जाके जीतने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उनको मज़ा आता है इनमें, और ख़ुद के होम ग्राउंड पे जीतना इनको मज़ा नहीं आता। तो जैसा कि मैंने बोला, हेड टू हेड एट पर्थ, इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे तीनों ही मैचेस जो है होबार्ट हरिकेन्स ने जीते हैं। अब कैसे जीते हैं? 2 मैचेस जीते हैं बाय चेजिंग एंड 1 मैच जीते हैं बाय डिफेंडिंग। तो होबार्ट का जो है आप चेज़ करा लो इनसे, आप इनसे डिफेंड करा लो। इस पर्टिकुलर ग्राउंड में जो तीनों मैचेस खेले हैं लास्ट 3 ईयर्स में, मैं बोल सकता हूँ लास्ट 5 ईयर्स में, ठीक है, तो होबार्ट हरिकेन्स ने हर बार पर्थ को हराया है। तो अब देख लेते हैं जो चारों मैचेस इस साल इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे हुआ है, वहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है या पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है। अगर पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है या स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है, तो कौन से इनिंग्स में हमें किन को ज़्यादा लेना चाहिए? फर्स्ट इनिंग्स में हमें स्पिनर्स को ज़्यादा लें या पेसर्स को? सेकेंड इनिंग्स में हमें स्पिनर्स को ज़्यादा लेना चाहिए या पेसर्स को? वो सब कुछ हम देखेंगे इस पर्टिकुलर लेखा जोखा में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे जो चारों मैचेस हुए हैं इस साल, चारों के चारों मैचेस जो हैं वो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। ये बहुत बड़ा स्टैट है, तो ये ध्यान रखना। हालांकि सिर्फ 4 मैचेस का ही है, बट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जो फर्स्ट मैच हुआ था यहाँ पे, मैच नंबर 25, वहाँ पे पर्थ स्कॉर्चर्स ने बैटिंग फर्स्ट किया, 185 किया, तो ये जो एवरेज स्कोर था उससे 10 ज़्यादा है। तो क्या हुआ फिर? मेलबॉर्न रेनेगेड्स 89 पे ढेर हो गई और ये बहुत बड़ा मार्जिन से पर्थ स्कॉर्चर्स ने जीत लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स ने जो स्पिनर्स था 1 विकेट, पेसर्स को 2 विकेट। सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स को 2 विकेट, पेसर्स को 6 विकेट, तो ये ध्यान रखना। तो टोटल इस मैच में स्पिनर को 3 विकेट, पेसर को 8 विकेट, ठीक है। तो पेसर्स का फेवर रहा है। अब सेकेंड इनिंग्स वाला देखते जाना, सेकेंड इनिंग्स में पेसर्स को कैसे ज़्यादा हेल्प मिलता है और पेसर्स कैसे ज़्यादा विकेट लेते हैं जब सेकेंड इनिंग्स में वो बॉलिंग करते हैं। हाँ, अब देख लेते हैं जो सेकेंड मैच इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे हुआ है इस साल। वहाँ पे पर्थ स्कॉर्चर्स ने फिर से बैटिंग फर्स्ट किया, 183, पहली बार 185, इस बार 183, ठीक है। स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट, पेसर्स ने कोई विकेट नहीं लिया। हालांकि ये थोड़ा सा शॉकिंग है क्योंकि डेथ ओवर्स में 1-2 विकेट तो पेसर्स को मिल ही जाते हैं मिनिमम, बट इस मैच में नहीं मिला। सिडनी सिक्सर्स जब चेज़ करने आई, स्पिनर्स को सिर्फ 1 विकेट मिला, पेसर्स को 9 विकेट मिले। तो आप समझ सकते हो सेकेंड इनिंग्स में पेसर्स का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे इस मैच में स्पिनर्स को 5 विकेट मिला टोटल एंड पेसर्स को 9 विकेट। बाकी थर्ड मैच जो देखोगे, सिर्फ ये वाला मैच ना थोड़ा सा उलटफेर हुआ, जहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट्स मिला और पेसर्स को उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम विकेट मिला। अब सिडनी थंडर्स एंड होबार्ट हरिकेन्स के बीच में मैच था, जहाँ पे सिडनी थंडर्स बैटिंग फर्स्ट करते हुए 167 for 5 की थी। स्पिनर्स ने फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट, पेसर्स ने कोई विकेट नहीं लिया इस बार भी। डेथ ओवर्स में भी पेसर्स को विकेट नहीं मिला फर्स्ट इनिंग्स में, जो कि फिर से एक शॉकिंग चीज़ है। बाकी होबार्ट हरिकेन्स जब चेस करने आई, स्पिनर्स ने 5 विकेट लिया, पेसर्स ने 3 विकेट लिए सिर्फ। तो टोटल स्पिनर्स ने इस मैच में 9 विकेट्स लिए, पेसर्स ने 3 विकेट। अब ये बात ध्यान रखना ना, तो इस पर्टिकुलर मैच में होबार्ट की तरफ से डार्सी शॉर्ट ने विकेट लिया था और सिडनी थंडर की तरफ से तनवीर संगा थे, क्रिस ग्रीन थे। तो 3 जो अच्छे तीन जो अच्छे स्पिनर्स हैं उनका बोलबाला इस पर्टिकुलर मैच में रहा था, इसलिए स्पिनर्स का नंबर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्वालिटी पेसर्स इस पर्टिकुलर मैच में नहीं खेल रहे थे। बाकी जो लास्ट मैच इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे हुआ, वहाँ पे आप फिर से देखोगे पर्थ स्कॉर्चर्स को बैटिंग फर्स्ट करते हुए फिर से इन्होंने 180+ टांग दिया बोर्ड पे, जो सिडनी थंडर चेज़ नहीं कर पाई, ठीक है। 185 for 6 पर्थ स्कॉर्चर्स ने किया बैटिंग फर्स्ट करते हुए। स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिला, पेसर्स को 6 विकेट मिले एंड सिडनी थंडर जब चेज़ करने आई, सेकेंड इनिंग्स में भी स्पिनर को कोई भी विकेट नहीं मिला, पेसर्स को 9 विकेट मिले। तो टोटल अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर मैच में स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं मिला, पेसर्स को 15 विकेट मिले। तो सेकेंड इनिंग्स में आप पेसर्स का बोलबाला देख सकते हो, सिर्फ एक मैच को छोड़ के। बाकी ओवरऑल भी आप समझ सकते हो कि पेसर्स का थोड़ा सा ज़्यादा
एंड सेकेंड इनिंग्स में बहुत ज़्यादा इनको मदद मिलता है और विकेट्स भी मिलता है। तो आप अपना टीम जो है, चाहे वो ग्रैंड लीग का बनाओ या स्मॉल लीग का बनाओ, टॉस रिपोर्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से जो टीम है वो बैटिंग फर्स्ट करने वाले हैं, कौन से टीम जो है बॉलिंग फर्स्ट करने वाले हैं। तो उस हिसाब से अब फर्स्ट इनिंग्स वाला जो टीम है उनके जो पेस बॉलर्स हैं उनको आप अपने टीम में ज़रूर से जगह देना। अब देख लेते हैं जो पर्थ स्कॉर्चर्स का प्लेइंग 11 है वो कैसा होने वाला है इन एब्सेंस ऑफ कॉलिन मुनरो के एब्सेंस में, जहां पे लिविंगस्टोन एंड रॉय ओपनिंग करने वाले हैं। अब लिविंगस्टोन का क्या है, आप सबको पता है कि कितना बढ़िया प्लेयर हैं, हालांकि उनसे बॉलिंग 4 ओवर नहीं करवाया जा रहा, बट फिर भी बैटिंग से भी ये बहुत अच्छे फॉर्म में है। वो अंधाधुन खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं और कुछ नहीं। बाकी रॉय ठीक ठाक फॉर्म में है, तो इन दोनों का लेना बनता है। हालांकि लिविंगस्टोन को बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो 4 मेंबर अगर आप खेल रहे हो तो 1 2 4 मेंबर में रिस्क लेके आप लिविंगस्टोन को ट्राई कर सकते हो। क्या पता वो मतलब जो वो खेल रहे हैं ना जिस तरीके से, अगर वो मतलब लक साथ दे गया तो 60-70 भी कर सकते हैं। सिर्फ उनका वो 60-70 करने के लिए 30 to 35 बॉल्स का ही ज़रूरत पड़ेगा जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। बाकी जेसन रॉय, अब जेसन रॉय मुझे अच्छे लगने लगे हैं। जिस तरीके से जेसन रॉय खेल रहे हैं मुझे सेंसिबल लग रहा है, क्योंकि लिविंगस्टोन इतना ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, मुझे लिविंगस्टोन का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी जो क्लार्क मुनरो के जगह डायरेक्टली आ जाएंगे नंबर 3 पे, वो नंबर 4 पे भी खेल सकते हैं, और जॉश इंग्लिश जो है वो नंबर 3 पे खेल सकते हैं, क्योंकि जॉश इंग्लिश का फॉर्म बहुत अच्छा है। जो क्लार्क का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, हालांकि जो नेटवेस्ट T20 ब्लास्ट होता है वहाँ पे जो क्लार्क नंबर 3 पे ही खेलते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है जो क्लार्क नंबर 3 पे ही खेलने वाले हैं और जॉश इंग्लिश 4 नंबर पे अपना प्लेस रिटेन करेंगे। मिचेल मार्श आएंगे फिनिश करने के लिए एस्टन टर्नर के साथ नंबर 5 एंड 6 पे, एरॉन हार्डी द ऑलराउंडर एट नंबर 7, जाय रिचर्डसन एंड यू ट्राई, फावद अहमद एंड जेसन बेहरनड्रॉफ। तो ये इनका प्लेइंग 11 होना चाहिए। सिर्फ एक चेंजेस ही होगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। बाकी होबार्ट हरिकेन्स का जो प्लेइंग 11 है, जैसे कि आप देख सकते हो, डीआरसी शॉट ओपन करेंगे बेन मैकडॉर्मेट के साथ, डेविड मलान at number 3, Peter Hanscom at number 4, Colin Ingram at number 5, Tim David at number 6, M Wright एट नंबर 7, जोहान बोथा फिर 10 ओवर के बाद रिप्लेसमेंट आए थे इनके, और 1 ओवर किए थे जहाँ पे 10 रन वो खर्च किए थे, जहाँ पे नंबर 8 पे एन एलिस जो कि इनका अभी फ़िलहाल मेन बॉलर्स हो चुके हैं, एंड नंबर 9 पे एन विंटर, ये भी 3 ओवर्स किए थे क्योंकि रायली मेरेडिथ नहीं खेल रहे थे, तो इनके मतलब उनका जो 4 ओवर्स हैं ये एन विंटर एंड जोहान बोथा, तो ये दोनों मिला के किए थे, ठीक है। बाकी स्कॉट बोलेंट वन ऑफ द मेन बॉलर्स एंड संदीप लामीचाने, तो इनको तो लेना बनता ही है। तो चलिए देख लेते हैं ड्रीम 11 का जो कॉम्बिनेशन है, कैसे हमें टीम बनाना है इस पर्टिकुलर मैच में क्रेडिट को मैनेज करते हुए। अच्छा, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने दोनों को ले लिया है, बेन मैकडॉर्मेट जो ओपन करेंगे एंड जॉश इंग्लिश जो बहुत अच्छे फॉर्म में है, हालांकि नंबर 4 पे खेलेंगे बट बहुत अच्छे फॉर्म में है, और मुनरो अभी नंबर 3 पे नहीं है, तो क्या पता अगर शुरू में एक विकेट गिर गया, और जिस तरीके के फॉर्म में जो क्लार्क हैं तो उनको ज़्यादा भरोसा आप नहीं कर सकते। हालांकि बहुत अच्छे प्लेयर हैं बट फॉर्म नहीं है ना, तो आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। तो जॉश इंग्लिश एंड मिचेल मार्श का जो रोल है इस पर्टिकुलर टीम में अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है विद द बैट ऑब्वियसली। तो यहाँ पे बैटिंग से मैंने लिया है डेविड मलान को, ऑब्वियसली जेसन रॉय को मैंने लिया है क्योंकि मुनरो नहीं खेलेंगे तो 9.5 क्रेडिट हम वेस्ट नहीं कर सकते, तो कहीं से मैंने 0.5 क्रेडिट एडजस्ट किया और रॉय को मैंने ले लिया। हालांकि रॉय मेरे पहले टीम में नहीं थे, जब मैंने देखा कि मुनरो नहीं खेलेंगे तब मुझे चेंज करना पड़ा। टर्नर को मैंने नहीं लिया है, बहुत ज़्यादा नीचे बैटिंग कर रहे हैं। हैंड्सकॉम को मुझे लेने का मन था थोड़ा थोड़ा, अगर नंबर 4 या 5 पे बैटिंग करते हैं तो, बट क्रेडिट 9 है, मैं नहीं ले सकता। कॉलिन इनग्राम को भी मैं लेना चाहता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे हैंड्सकॉम से ज़्यादा कॉलिन इनग्राम चाहिए था, बट 9 क्रेडिट्स है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, मतलब ड्रीम 11 में मैं इनको नहीं लेना अफोर्ड कर सकता, इसलिए मैंने जो क्लार्क को लिए हैं जो नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे। अगर 20-25 रन भी कर जाते हैं तो हमें उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। टिम डेविड जो है ना, ये छुपे रुस्तम थे शुरू में, जैसे कि आप देख सकते हो 49, 29, 48 नीचे आके अच्छा हिटिंग करते थे, बाकी नीचे से कोई नहीं खेलने वाला उतना।
बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में डीआरसी शॉट जो बहुत अच्छे फॉर्म में है एटलीस्ट विद द बॉल। बैटिंग से तो उनका जो है वो लक उतना नहीं चल रहा, बट बॉलिंग से ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लास्ट मैच में भी 4 ओवर्स किए थे क्योंकि राइली मेरेडिथ नहीं खेल रहे हैं, तो ये इनका फुल कोटा अभी करा रहे हैं। 2-3 ओवर नहीं कर रहे हैं, पूरा 4 ओवर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बैटिंग भी ओपनिंग करेंगे, 4 ओवर बॉलिंग करना इनका पक्का है, तो इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन तो ज़रूर से बनाओगे। बाकी मिचेल मार्श ऑब्वियसली इन एब्सेंस ऑफ कॉलिन मुनरो इनका रोल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मिचेल मार्श को मैंने लिया है। बाकी अब चाहो तो लिविंगस्टोन को भी ले सकते हो, सिर्फ 27.31% सिलेक्शन है। बहुत अच्छा प्लेयर है और बहुत अच्छे फॉर्म में है, क्योंकि उनका शॉट्स जो है मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे जो शॉट्स है वो दिखने में लग रहा है और बहुत अच्छा साउंड भी आ रहा है बैट से, बट वो लक एंड उनका जो पागलपंती है वो रुक के खेलना नहीं आता इनको, तो इसलिए वो आउट हो रहे हैं और कुछ नहीं। बाकी एरॉन हार्डी, अगर आपको क्रेडिट सेवर कोई चाहिए तो एरॉन हार्डी 24, 4, 64, 56 देख रहे हो, ठीक ठाक पॉइंट्स दे सकते हैं और कभी कभी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर देते हैं। बाकी नीचे से मुझे नहीं लगता कोई खेलेगा। एंड बॉलिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे तो जाई रिचर्डसन बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में है, एंड सेकेंड इनिंग्स में जब बॉलिंग करते हैं, छोड़ो सेकेंड इनिंग्स हो फर्स्ट इनिंग्स हो, इनको लेना बनता ही है एंड ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना भी बनता है। जिस तरीके के फॉर्म में है देखो, 91, 87, यहाँ पे 93, 138, तो इन चारों मैचेस में जो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए थे रिस्क लेके, तो ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप ही किए थे। बाकी एंड्रू टाई, इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है इस पर्टिकुलर ग्राउंड में, तो इसलिए मैंने एंड्रू टाई को लिया है ओवर फावद अहमद। ये भी 4 ओवर करेंगे फावद अहमद, और एंड्रू टाई भी 4 ओवर करना चाहिए अगर 20 ओवर के पहले मैच ख़त्म ना गया, मतलब ना हुआ हो तो इसलिए मैंने एंड्रू टाई को लिया है। आप चाहो तो बेहरनड्रॉफ एंड फावद अहमद में से भी किसी एक को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्मॉल लीग में मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि आपके ओपोनेंट के पास भी एंड्रू टाई होना चाहिए। और इन एलिस को मैंने लिया है क्योंकि ये जो लास्ट कुछ मैचेस से परफॉर्म कर रहे हैं पागलपंती वाला, 34, 81, 68, 40, 36 अब देख सकते हो, कभी 2 विकेट कभी 3 विकेट, क्योंकि इनका जो है वो 17th एंड 19th ओवर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो 18th या 20 वाला ओवर, तो ये वो करते हैं और उनको गुच्छे में विकेट वहीं पे मिल जाता है, तो इसलिए इन एलिस को लेना बनता है। हालांकि शुरू शुरू में मैं इनको उतना नहीं लेता था। बाकी संदीप लामिछा ने सिर्फ 25% सिलेक्शन, ग्रैंड लीग ट्राई आप कर सकते हो। बाकी स्कॉट बोलैंड को मैंने लिया है। लॉजिकल रीज़न यही है कि इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है, और जिस तरीके के बॉलर ये हैं, अगर आपके एक्सपीरियंस को ये यूज़ करते हैं अपना तो अच्छा कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने स्कॉट बोलैंड को लिया है। इनका भी सिर्फ 20% ही सिलेक्शन है। आप चाहो तो इनको छोड़ के किन्हीं और को ले सकते हो, चाहे वो संदीप लामिछाने हो या फिर चाहे वो जेसन बेहेंड्रॉफ हो, आप किन्हीं को भी ले सकते हो। मैंने फ़िलहाल स्कॉट बोलैंड को लिया है। बाकी नीचे से आप ग्रैंड लीग में इन विंटर को ट्राई कर सकते हो, अगर मेरेडिथ नहीं खेलते और ये 3 से 4 ओवर करते हैं तो 1-2 विकेट ले सकते हैं। बाकी आप ग्रैंड लीग में लिविंगस्टोन को तो ज़रूर से ट्राई करना है, एरॉन हार्डी को ट्राई करना ग्रैंड लीग में, एंड मिचेल मार्श का मेरा स्मॉल लीग में जो सिलेक्शन है। मेरा कैप्टन है डीआरसी शॉट, वाइस कैप्टन है मिचेल मार्श। फ़िलहाल मैं चाहूँ तो लास्ट में वाइस कैप्टन डेविड मलान या बेन मैकडॉर्मेट में से किसी को भी कर सकता हूँ। मेरा अभी वाइस कैप्टन फिक्स नहीं है, कैप्टन मेरा फिक्स है जो है डीआरसी शॉट ऑब्वियसली। तो मेरा जो टीम कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा बैठ रहा है जहाँ पे मेरे 6-5 कॉम्बिनेशन है, स्कॉचर्स की तरफ से 6 प्लेयर्स एंड हरिकेन्स की तरफ से 5 प्लेयर्स। टॉस के बाद अगर इस टीम में कोई भी चेंजेस होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली उस टेलीग्राम चैनल पे आके जुड़ सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नेक्स्ट मैच एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।